नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबा गणी वड़क्कम। आप सभी को ऑल टीट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर और मुद्दा है आज एफएटीएफ का। जी, एफएटीएफ भारत को घेरने की कोशिश कर रही है। सर, ओवर टू यू। जी सर, अ वेरी वार्म वेलकम। नमस्कार गायत्री जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे दोबारा अपने मीडिया पे बुलाया। ये एफएटीएफ का जो मुद्दा है, इसकी टाइमिंग को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ये इस टाइम पर क्यों इस मुद्दे को लाया गया है। तो उससे पहले कि हम इस मुद्दे के ऊपर डिटेल में चर्चा करें, मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों को एफएटीएफ के बारे में बताऊँ कि है क्या। एफएटीएफ ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, 9/11 के बाद इसकी नीड फील की गई कि ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल लेवल पे, यानी कि वैश्विक स्तर पे होनी चाहिए, जो कि जो फाइनेंस के जो रास्ते हैं टेररिस्ट के पास पहुंचने के, उनको रोका जाए। तो ये रास्ते क्या है, आप सभी को पता है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, हवाला हो गया, गिफ्ट कार्ड हो गए। कई तरीकों से इसको, मनी को जो है, अनअकाउंटेड मनी को टेररिस्ट के पास भेजा जाता है, ड्रग्स के थ्रू, ड्रग्स ट्रेड के थ्रू, क्राइम नेटवर्क के थ्रू। तो इन सब चीज़ों के ऊपर किस देश का कितना अंकुश है, कितना कंट्रोल है, उसको उसको ये असेस करता है। तो इस एफएटीएफ में टोटल 39 कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है, मेंबर हैं, जो मेंबर कंट्रीज हैं। लेकिन इनका जुरिस्डिक्शन पूरे देश पर है। 195 कंट्रीज के ऊपर इनका जुरिस्डिक्शन है चेक करने के लिए, जिसमें से अभी तक जो मुझे पता चला कि 120 कंट्रीज का इन्होंने असेसमेंट कर लिया है। भारत का भी असेसमेंट पहले हो चुका है। भारत इज वेरी वेल क्लियर इन सब चीज़ों से। भारत का जो स्टैंडर्ड हैं, दे आर इन द वाइट कैटेगरी। इनकी 3 कैटेगरीज होती हैं, जो एक बार जब असेसमेंट कर लेते हैं किसी देश का, ब्लैक, ग्रे और वाइट। वाइट यानी कि कुछ नहीं है इनके खिलाफ, इन्होंने सारे मेजर लिए हैं, फिर भी कुछ हो गया तो वो अलग बात है। तो ब्लैक कैटेगरी में इसमें 3 देश हैं। आपको जानकर ये काफ़ी लोगों को शायद पता नहीं हो, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है और म्यांमार है। ये 3 जो कंट्रीज़ हैं, ये ब्लैक कैटेगरी में आती हैं। और जो ग्रे कैटेगरी है, इसमें 26 कंट्री हैं। और सरप्राइजिंगली पाकिस्तान को पिछले साल इस कैटेगरी से निकाल दिया गया। अब आप बोलेंगे कि ये क्यों निकाला गया? उसी से आप समझ सकती हैं कि हमारे खिलाफ खाली चाइना और पाकिस्तान नहीं है। हमारे खिलाफ बहुत सारी जो ताकतें हैं विश्व की, वो हमारे को ऊपर नहीं उठने देना चाहती, चाहे वो वेस्ट हो, चाहे वो यूके हो, यूरोप हो या अमेरिका हो। सब लोग चाहते हैं कि भाई भारत जो है ना, दोबारा सोने की चिड़िया ना बने। तो उसको नीचे दबा के रखना है, ऊपर से ठीक है थोड़ा एग्रीमेंट करेंगे, लेकिन अंदर से उसको ताकतवर नहीं बनने देना चाहते, ये उनका हमेशा एम रहा है। तो भारत अभी तक व्हाइट में है, इन दोनों में से किसी लिस्ट में नहीं है। सरप्राइजिंगली ये जो 26 कंट्रीज में यूएई भी शामिल है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल हैं, जिनके ऊपर स्क्रूटनी हो रही है। चाइना नहीं शामिल है इंसिडेंटली। तो हम आगे चलते हैं। तो चाइना भारत भी के इसमें, ऊपर सर सॉरी नहीं प्लीज, शामिल। नहीं शामिल चाइना है। चाइना इसमें नहीं शामिल है, भारत इसमें नहीं शामिल है। लेकिन यूएई शामिल है, जो कि और कतर नहीं शामिल है। आई मीन कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली कुछ न कुछ हमको थोड़ा-सा इन 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 एजेंसीज़ के काम करने के तरीके में थोड़ा-सा हमको वो लगती है। हालाँकि भारत भी इसका हिस्सा है। भारत भी चेक करता है, जब जाता है तो भारत का रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं। पाकिस्तान के ऊपर भारत ने काफ़ी दिन तक अंकुश लगा के रखा था, ग्रे लिस्ट में काफ़ी देर तक रोक के रखा था। लेकिन फाइनली अल्टीमेटली जो बिग डैडी अंकल जी हैं, उन्होंने बोला कि नहीं, इनको ग्रे लिस्ट से निकालिए। और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो इश्यू आता है, वो है कि ये एफएटीएफ क्यों ज़रूरी है? एफएटीएफ इसलिए ज़रूरी है कि जो एड्स मिलती है ना फ़ॉरेन की, चाहे आईएमएफ की हो गई, वर्ल्ड बैंक की हो गई, ये आपको तभी मिलेगी जब आप इस कैटेगरी में नहीं हैं, ग्रे या ब्लैक में। तो इसलिए पाकिस्तान को व्हाइट कैटेगरी में किया गया, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके अभी भी जो सिस्टम्स और प्रोसीजर्स हैं, ठीक नहीं है। अभी भी उनके सिस्टम्स और प्रोसीजर बहुत ढीले हैं। नहीं उनको उनको तो किसी भी हालत में ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ब्लैक लिस्ट में जाना चाहिए। लेकिन ऐसी कुछ वो बनाई गई, ऐसी कुछ भूमिका बनाई गई कि उनको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। उसके बाद आईएमएफ ने लोन दिया, आईएमएफ ने के बाद वर्ल्ड बैंक के बाद सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना, सभी ने फिर उसकी झोली भर दी है 1 साल के लिए। और
1 साल और थोड़ा राहत की साँस ले रहा है और मैंने सुना है कि करीब 100 ऑड बिलियन का अरेंजमेंट कर रहे हैं अ, हमारे मुल्ला आमिर मुल्ला मुनीर साहब जो हमारे पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो वही रूल करते हैं, गवर्नमेंट वही चलाते हैं, बाकी सब कक्कड़-वक्कड़ जो है ये लोग क्या बोलते हैं मुखौटा है। नवाज़ शरीफ नया मुखौटा आ रहे हैं, उनको लाया जा रहा है, उसका पर्पस क्या है उसको उसको भी मैं बाद में वो करूँगा। तो अब आप देखिए कि इसको भारत में ये एजेंसी नवंबर में भारत में आ रही है। क्यों आ रही है भला? तो ऊपर से तो ये बताया गया है कि म्यूचुअल असेसमेंट है, यानी कि एक-दूसरे का असेसमेंट है। लेकिन जो अंदर से खबरें आ रही हैं, वो ये हैं कि जो भारत जो है अपने जो मीडिया अपना जो एनजीओज़ हैं हमारे यहाँ पर, जो कि ह्यूमन राइट्स के नाम पर और फंडिंग के नाम पर, पॉलिसी थिंक टैंक्स हैं जो कि गलत-सलत खबर छापते हैं इंडिया के खिलाफ, उनके नाम पर ये जो है उनके प्रेशर में आकर के इन्होंने यहाँ पर ये विज़िट किया है और कमेंट करेंगे इंडिया की जो सिस्टम है कि बहुत हार्ड है, बहुत ड्रैकोनियन है। हाँ, हम लोग फ्री स्पेस नहीं दे रहे हैं, वही फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो पुरानी कहानी दोहराने की ये लोग कोशिश करेंगे। इस वजह से ये लोग आ रहे हैं और इस एनजीओ में शामिल है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये बहुत बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन है और अब आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ ऑर्गनाइज़ेशन है। इसके ऊपर भारत ने काफ़ी काबू पा रखा है। एक इंडिया की थिंक टैंक्स हैं, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च है, ये थोड़ा-सा लेफ्ट लिबरल टाइप रूट अपनाती है, तो उसके ऊपर अंकुश लगाया था। लोग ये बोल रहे हैं कि भाई भारत ने जो है राम तीरथ उसके लिए एनजीओ के लिए तो पैसा फॉरेन मनी के लिए लाइसेंस दे दिया, लेकिन सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के लिए नहीं दिया। ये भी लोग बोल रहे हैं कि 33,000 जो एनजीओज़ हैं, उसमें से 20,000 एनजीओज़ के ऊपर भारत ने अंकुश लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है अंकुश? कि भाई ये फॉरेन फंडिंग से गलत चीज़ें कर रहे थे, लेफ्ट लिबरल प्रोपेगेंडा कर रहे थे। आपको पता ही है जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरह के एजेंसीज़ जो हैं, उनको बढ़ावा मिल रहा है, तो भारत ने कुछ अंकुश ल ये नहीं कि भारत ने मना किया है, भारत ने सिर्फ़ उसकी स्क्रूटनी बढ़ाई है कि भाई हम और आपको जाँचेंगे, परखेंगे, उसके बाद ही आपको परमिशन देंगे कि आप फॉरेन फंडिंग कर सकते हैं। तो इस बात के ऊपर जो है कि ये एफएटीएफ की विज़िट हो रही है। अब इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? देखिए भूमिका पहले से बनाई जा रही है। 3-4 महीने पहले एक रेटिंग निकली थी वैराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी कैटेगराइज्ड इंडिया। इंडिया को इन्होंने क क कैटेगराइज़ किया नॉट एज़ डेमोक्रेसी बट इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। ये क्या नया शब्द आ गया इलेक्टोरल डेमोक्रेसी यानी कि खाली हम चुनाव करते हैं लेकिन डेमोक्रेसी जैसा कुछ नहीं करते हमारे अपने देश में। खाली चुनाव के लिए बोलो तो हम डेमोक्रेसी हैं, लेकिन गवर्नमेंट इलेक्ट होने के बाद हम लोग सारा ऑटोक्रेटिक काम करते हैं। तो हमारे जो नाम दिया गया ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी। ये मोदी जी को ध्यान में रख कर के इन लोगों ने इस तरह की एक रेटिंग निकाली है। ये थी 4 महीना पहले। और उस एजेंसी का नाम है वैराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी। इसको काफ़ी चलाया गया मीडिया में लेकिन ज़्यादा इसको वो नहीं मिला। तो फिर अगला जो स्टेप आया, वो आया कि भाई कनाडा को चुपचाप चने के झाड़ पे चढ़ाया गया। इसमें अमेरिका भी शामिल है चने के झाड़ में चढ़ाने में कनाडा को। उन्होंने फिर इंडिया के खिलाफ जो निज्जर इश्यू पर अ अ, जो ये कोशिश करी कि आगे बढ़ाएँ इस तरह के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कनाडा रिस्पेक्ट्स पीपल विथ लिबरल माइंड एटसेट्रा। इस तरह का नैरेटिव फिर दोबारा चलाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने फिर उसके अगेंस्ट काफ़ी कड़ा रुख अख्तियार किया। अमेरिका की भी परवाह नहीं की। अभी कुछ दिन पहले एक दिन पहले अमेरिका ने बोला है कि अमेरिका को अच्छा नहीं लगा कि भारत ने जो डिप्लोमैट्स कनाडा से निकलवाए हैं। अरे भाई वो तो पोज़ीशन है, पैरिटी ऑफ डिप्लोमैट्स की तो एक बहुत पुरानी पॉलिसी है। आपके 21 हमारे 21 हैं, आपके भी 21 होंगे। जितने आदमी आप प्रोसेस करते हैं, उतने ही तो हम भी कर रहे हैं। अगर आपके यहाँ से इतने आ रहे हैं, हमारे भारत से आ रहे हैं, तो वहाँ से ये वापस भी तो जाते हैं। तो इनके वीज़ा वगैरह, उनकी प्रोसेसिंग तो वहाँ भी हो रही है। तो हमारे अगर 21 आदमी कर सकते हैं, आपको क्यों 42 आदमी की ज़रूरत है फालतू? तो कहने का मतलब और ये भी सुनने में आया है कि भारत ने अब और भी पुख्ता सबूत दिए हैं ये बताने के लिए कि
कनाडा जो है, हम हमारे जो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी, उनको संरक्षण दे रहा है। तो अभी भारत देखिए एफएटीएफ से चुप नहीं होगा। भारत अभी क्या करने वाला है, एफएटीएफ के अंदर कनाडा के खिलाफ कार्रवाई करवाने वाला है। वो बोलेगा कि कनाडा की आप हमने ये 100 इतने आदमियों की लिस्ट दी है, आप चेक करिए कि कनाडा ने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की है। क्या इनके फंड रोके हैं? क्या इनके वीज़ाज़ को रोका है? उल्टा ये लोग वीज़ा दे रहे हैं, शरण दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है भारत जो है ऑफेंसिव में जाएगा इस एफएटीएफ की वजह से। और इस समय अमेरिका की ये हालत नहीं है कि ओपनली इंडिया को क्या बोलते हैं चैलेंज करे। वो भले ही अंडरग्राउंड मतलब बैकहैंड या ट्रैक टू डिप्लोमेसी जो होती है, पर्दे के पीछे वाली डिप्लोमेसी जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू कोशिश करेगा कि भारत को बोले कि हाँ भाई सुलह कर लो, ये कर लो, होगा नहीं। ये लड़ाई और चलने वाली है। अब इसमें जो दूसरा एंगल जो निकल के आ रहा है कि ये जो इंडो कनाडा वाली बात हो गई, उसके बाद इलेक्शन। हर इलेक्शन में चाहे वो 14 का इलेक्शन हो, 19 का इलेक्शन हो, 24 का इलेक्शन हो और 24 के इलेक्शन के पहले तो ये 5 राज्यों का इलेक्शन हो रहा है जो कि एक मिनी जनरल इलेक्शन की तरह पे देखा जा रहा है। इन सब का टाइम आ गया है। इस समय इस तरह की बातें और तेज होंगी तो ये अगेन एफएटीएफ की जो टाइमिंग की मैं बात कर रहा हूँ ना नवंबर में क्यों आया है? उसी समय तो मोबिलाइजेशन होगा सारे पाँचों राज्यों के इलेक्शन के लिए। तो ये जो हमारी वोक मीडिया है, जो हमारे लिबरेंडोज़ हैं जिनको हम बोलते हैं, ये एक्टिव हो जाएँगे। तो हमको जो गवर्नमेंट है उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई इस तरह की कोई चीज़ बाहर ना आए एफएटीएफ के रिव्यू में, अपना इन्फ्लुएंस उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि उसका ये लोग गलत फ़ायदा उठाएँ। उसके बाद नेशनल इलेक्शन की तो मैंने बात करी, तो ये क्रेसेंडो बनेगा एक एक इस तरह की चीज़ें निकलती आएँगी। अ, एफएटीएफ का यूसेज होगा, उसी के बाद कुछ और ऐसी खबर आएगी जिसमें कि भारत को थोड़ा-सा अंडरमाइन करें, उसकी पोज़ीशन को नीचे दिखाएँ। तो ये तो हो गया हमारा वेस्टर्न लिबरल ब्रिगेड का एक तरह से समझ लीजिए कॉन्स्पिरेसी है इंडिया के अगेंस्ट। नेक्स्ट बात जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी जॉर्ज सोरोस की। जॉर्ज सोरोस और ट्रूडो की आपस में बहुत घनी दोस्ती है। आप समझ रहे हैं? अब ट्रूडो को तो रुला दिया भारत ने। ट्रूडो ने सोचा भाई कैसे करें तो जॉर्ज सोरोस के पास गया। तो ये जो डीप स्टेट है, इंटरनेशनल डीप स्टेट जो है, जो कि सोरोस उसका बादशाह माना जाता है। क्या बोलते हैं अनचैलेंज्ड बादशाह। उसने भी इस एफएटीएफ की कार्रवाई में अपना योगदान ज़रूर दिया है और वो भी रेडी है अपना पूरा नैरेटिव वॉर लेकर के अलग-अलग जग देशों में उसने फैला आपको पता होना चाहिए 52 मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं जो जॉर्ज सोरोस के जॉर्ज सोरोस से बैंकरोल होती हैं, उनको फंडिंग मिलती है। अच्छा हुआ कि न्यूज़ क्लिक जैसी एजेंसीज़ को इंडिया ने धीरे-धीरे उनको रास्ता दिखा रहे हैं। लेकिन इसको बड़ी ही सावधानी से करना पड़ेगा। एक गलत कदम इन लोगों के हाथ में आग में घी देने वाले जैसे घी देने का काम करेगा। तो वो एक नेक्स्ट इश्यू है कि डीप स्टेट भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई है तो हो जाएगी। तो ये अलग-अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। आपको लगेगा कि इनका कोई रिलेशन नहीं है, कोई कोरिलेशन नहीं है, ऐसा नहीं है। लिबरल गैंग जो होती है ना, वो वकील है ना, तो वकील वाली लाइन में अपना काम करता रहेगा। जैसे वो देखेगा कि यार इस विंग ने ये काम किया और फटाफट लॉयर वाला जो जो क्या बोलते हैं लॉ वाला जो एंगल होगा ना उसमें, उसकी उसकी बात चला देगा। तो ओवरऑल लगेगा कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट इंडिया के खिलाफ भारत के खिलाफ शुरू हो गया है। तो एफएटीएफ का यहाँ तक का जो नैरेटिव है वो इस तरह से ये है उसकी मोटिवेशन है। ये इसका इसका जो वो बोलते हैं अब आप विडंबना देखिए, एफएटीएफ आ रहा है भारत में। भारत टेररिज्म का सबसे बड़ा शिकार है। भारत ने सबसे पहले एफएटीएफ की मांग करी थी और उसका लीडिंग फाउंडर मेंबर है भारत। उसी ने इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक तरह से इनफैक्ट शुरू-शुरू में इसमें जो काम करने वाले लोग थे, वो भी भारतीय ज़्यादा थे, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स वगैरह होते थे। अब आपको मैं अगले एक स्लाइड दिखाऊँगा टेररिज्म के ऊपर कि भारत के ऊपर कितना अगली स्लाइड हाँ, अब ये देखिए जब से हमने आर्टिकल 370 उठाया है, ये कदम ऐसा उठाया उसके बाद देखिए हमारे जो इंसिडेंट्स हैं धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि खत्म हो गए हैं,
कम होते जा रहे हैं। लेकिन 2023 में अगली अगर आप देखिए 2023 में शुरू में आप देखेंगे 206, 135, 140 जैसे-जैसे आप समय गुज़रा है तो 23 में 52 हो गया, मेरे ख़्याल से 54 हो गया। आज एक और एक और ग्रुप को मारा है उरी में। 2 आतंकवादी उसमें ढेर किए हैं भारत ने। तो ये फिगर बढ़ के 54 हो गई होगी, 54 इंसिडेंट्स हो गए होंगे। अब अगले मैप में देखिए कि इनकी जगह कहाँ पर है। ये देखिए आप, ऊपर से कुपवाड़ा से अगर आप नज़र उठाएँ तो नीचे पूरा जम्मू रीजन तक जा रहा है और पीछे डोडा, कोकरनाग, ये जो भी कोकरनाग में 7-8 दिन का ऑपरेशन हुआ था, ये सारे इलाके हैं। अब इन इलाकों में इस तरह की कार्रवाई हो रही है, तो भारत का कोई और रास्ता नहीं है बल्कि इनके ऊपर अंकुश लगाना। ऐसी एजेंसीज़ के ऊपर अंकुश लगाना जो जो इनको फंडिंग कर रहे हैं इस तरह के लोगों को। चाहे वो पाकिस्तान से आ रहे हो, चाहे टिम्बकटू से आ रहे हो, चाहे लंदन से आ रहे हो, चाहे नेपाल से आ रहे हो, चाहे बांग्लादेश से आ रहे हो। जब तक इनके पास पैसा पैसा रहेगा ये आते रहेंगे ये। राजस्थान बॉर्डर से आएँ, चाहे किसी बॉर्डर से आएँ। तो हमको क्या करना है कि भाई हमें ये नहीं देखना है कि भई ये एनजीओ है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अगर तुम्हारा पैसे से कुछ लोग मोटिवेट होकर के हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और देश के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो उनको रोकना हमारा फर्ज़ बनता है और हम करेंगे। भारत इसीलिए काउंटर ऑफेंसिव पे जाएगा क्योंकि इसके पीछे जो मंशा है वेस्ट की और सो कॉल्ड लिबरल गैंग की, वो ये है कि भारत को इंटरनली डिस्टेबलाइज़ करके रखो। ताकि जो अभी गवर्नमेंट है वो एक पुअर लाइट में दिखे, उसकी वजह से अपोज़िशन को मसाला मिल जाएगा। आपको पता ही है हमारी अपोज़िशन कैसी है कि इतनी मतलब भयावह अपोज़िशन तो मैंने कहीं नहीं देखी होगी जो कि मतलब अपने स्वार्थ के लिए देश को बेच देंगे ये लोग। इस तरह के लोग हैं यहाँ पर। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन लोगों को वो मटीरियल देना चाहते हैं, ये मुद्दा देना चाहते हैं ताकि ये लोग करंट जो गवर्नमेंट है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, स्टेबल गवर्नमेंट है, एक इमेज है इसकी, लोग इसकी बात सुनते हैं। ऐसी इमेज को ऐसी इमेज वाली गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज़ करना, एक वीक गवर्नमेंट आए, एक वो होती है ना गवर्नमेंट जो क्या बोलते हैं उसको अल वो कोलिशन जो क्या गवर्नमेंट जिसमें कोलेशन बहुत सॉरी पावर। कोलेशन मेरा मेरे दिमाग से वो वर्ड हट गया था। एक कोलेशन गवर्नमेंट चाहते हैं, क्यों कोलेशन गवर्नमेंट कोई डिसीजन नहीं ले सकती, कोई पॉलिसी नहीं बना सकती, कोई कुछ नहीं कर सकती, तो बाहर के 2 देश हैं अपना मनमर्जी करेंगे। वही होगा कि 2011 में द 2003 में हम लोग 2004 में हम 11वें पोज़ीशन पे थे और 2014 में भी हम 11वें पोज़ीशन पे रह गए। जहाँ तक इकोनॉमी का सवाल है। जहाँ तक फ़ॉरेन डिप्लोमेसी का सवाल है, आपको पता ही है क्या फ़ॉरेन डिप्लोमेसी थी हमारी। जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है, हमको एक-एक करके ठोके जा रहे थे ये लोग, है ना? मतलब हर तरह से हमको ठोका जा रहा था। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, सभी लोग हमारे पीछे पड़े हुए थे। वो चाहते हैं कि ऐसी गवर्नमेंट रहे इंडिया में, जो कि हमको दूध भी देती रहे और इसकी जो गाय है ना हमारी, वो मरती रहे। इस तरह की इंडिया चाहते हैं ये लोग, कि इसको निचोड़ लो, ठीक है? अपने फ़ायदे के लिए निचोड़ लो और बाकी भारत जाए भाड़ में। तो ये एजेंडा है एफएटीएफ का भारत में आने का। अब मैं आपको कुछ लास्ट पॉइंट बोल करके मैं आपको वो करना चाहता हूँ नैरेटिव फिल्म या कुछ एक्सपर्ट्स ने इसके ऊपर और आग आग में घी डालने का काम शुरू कर दिया है। जैसे ही एफएटीएफ की वो बात आई, तो एक भाई साहब हैं, उन्होंने ट्विटर पे इंटरनेशनली अक्लेम्ड बंदे हैं। इन्होंने ट्विटर पे डाला है कि भारत की जो एचडीआई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो सीरिया, लीबिया इनके बराबर है। फिर से जब मेरे मुँह से सरकाज़म निकलता है और अच्छे-अच्छे पवित्र शब्द निकलते हैं, तो फिर बोलते हैं मैडम आप तो ट्रोल करती हो। हमें क्या सीरिया तो मैं सर एक काम करते हैं ना वायर वाली जो मैडम है अरफा खानम टाइप की ये और जी, राना अय्यूब, सीरिया कितना अच्छा है। मैं हर शो में कह रही बिल्कुल, हूँ आजकल मैडम प्लीज़ आप जाइए ना हम टिकट करा कर देंगे। वहाँ पे देश बिल्कुल। बाकायदा ज़मीन-जायदाद खरीद कर भी देंगे, जाइए वहाँ पर। मतलब बिल्कुल, मतलब इस तरह के लोग जो हैं अपना एक वेस्टेड इंटरेस्ट अपनी रोटी सेक रहे हैं ये लोग इन सब चीज़ों को निकाल के। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात हुई, तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम लोग सब मैचिंग है इस समय। पूरी दुनिया में एक उतार आया है
आर्थिक स्थिति में, उसके कई कारण हैं। कोविड था 2 साल तो कोविड की मार पड़ती रही, फिर रशिया-यूक्रेन की मार पड़ गई, फिर उसके बाद अभी गाज़ा की मार पड़ गई। ताइवान में कुछ न कुछ होता ही रहता है, फिलीपींस में कुछ न कुछ होता ही रहता है। तो ओवरऑल जो है हमारी आर्थिक जो स्थिति है, वो पूरी पूरी दुनिया की कमज़ोर हुई है। अब उसमें ये एक एक वो ट्वीट कर रहे हैं कि भाई इंडिया का जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा है। भाई बाकियों का भी तो देख लो ना, खाली इंडिया का ही क्यों हाइलाइट कर रहे हो? बाकियों का देखो, अमेरिका का देखो, चाइना का देखो, इन्फ्लेशन रेट देखो अमेरिका का, हमारे से 4 गुना ज़्यादा है। हमारा इन्फ्लेशन रेट 7% उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हो? उसकी बात नहीं करेंगे। वही वही बात निकाल के लाएँगे डाटा में से, अगर डाटा डाटा कुछ है, उस डाटा में से कोई ऐसी चीज़ निकाल के लाएँगे, जो कि बड़ी वो लगे मैं मानता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा खाली भारत में है, ऐसा नहीं है। चाइना की हालत देखिए इस समय, चाइना की तो और बुरी हालत है जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, उनका रियल एस्टेट पूरा डूब गया है। भारत तो उनसे कई गुना आगे है, 7% तक हमारी जो इस बार जो वर्ल्ड बैंक की जो वो आ रही है, वो बोल रहे हैं कि 7.7 प्लस जाएगा हमारा ग्रोथ रेट। उनकी बात कर रहे हैं कि 4 तक जाएगा। तो कौन बेटर है यार? आप इनको क्यों नहीं बात करते हैं? मैं मानता हूँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ज़रूरी चीज़ है, इंक्लूसिव ग्रोथ जो है हमारे को देश में होनी चाहिए और उसके लिए क्या गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है? अगर गवर्नमेंट घर-घर राशन पहुँचा रही है, तो वो काम नहीं हो रहा है। करोड़ों लोगों को घर में राशन जा रहा है फ्री में। अभी तक जा रहा है जबकि कोविड को खत्म हुए पता नहीं कितने साल हो गए हैं। लड़ाई की हालत में भी गवर्नमेंट वो कर रही है। इतनी हालत में भी आप चाहे आयुष्मान भारत ले लीजिए मतलब अब गिनाएँगे तो टॉयलेट्स की बात करें, फ्री हाउसिंग सॉरी प्रधानमंत्री आवास विकास योजना की बात करें, गवर्नमेंट इंक्लूसिव ग्रोथ करने की पूरी कोशिश कर रही है और उसमें कामयाब भी हो रही है। लेकिन ये लोग चेरी पिकिंग करते हैं। वो बोलते हैं ना जी। कि ज़मीन पे ढूँढते हैं वो जब वो आम गिरे होते हैं ना ज़मीन पे, तो ढूँढते हैं यार सड़ा वाला कौन-सा है इसमें? उसको उठाएँगे और उसको बोलेंगे कि ये पूरे आम की खेती है ये हमारी। एक अगर आम कच्चा है, तो बोलेंगे इस पेड़ के तो पूरे आम ही कच्चे हैं। तो ये जो मेंटालिटी इस समय आ रही है, उसमें भी ये जो एफएटीएफ जो है कुछ न कुछ अ, इनको बढ़ावा देगा। एक एक आगे वो करने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए जो भारत ने कदम उठाया है, भारत को पता चल गया आज आई थिंक आज या कल में एफएटीएफ में ये चला जाएगा कि भाई कनाडा को घसीटिए इसमें। और जी, मज़ा तब सही। आएगा जब ये जो टीम है कनाडा में जाएगी और वहाँ उनकी असेसमेंट करेगी और उसमें भारत के बंदे होंगे। क्योंकि असेसमेंट टीम में भारत के बंदे भी होते हैं। तब उनका वाह! तब उनका तब इनका इनको पता चलेगा कि भाई क्या होता है तुम किसी देश को अनायास अगर तंग करते हो बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी एविडेंस के आप उनको बदनाम करते हो, ब्लेम करते हो। तो ये ओवरऑल जो है थोड़ा-सा जो रिव्यू था एफएटीएफ के ऊपर मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन या सवाल हो तो मैं ज़रूर आंसर करूँगा। जी। सर ये बेसिकली जो ये फाइट है ये एनजीओज़ की फंडिंग ओपन करने के लिए है। इफ यू लुक एट इट बिल्कुल, केयर लेकिन एनजीओज़ एनजीओज़ के हाँ, लिए इतना ज़्यादा तड़पड़ाहट, इतनी ज़्यादा परेशानी, इतनी ज़्यादा मिर्ची लग रही है कि पूरी एफएटीएफ एनजीओज़ पे फोकस कर रही है। दिस इज़ स्ट्रेंज आई थिंक दिस इज़ हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए एनजीओज़ पे फ़ोकस एक ओवर्ट है, ऊपरी ऊपरी वो है दिखावे वाला पॉइंट है। एनजीओज़ की फ़ोकस पे मतलब पूरा ऑडिट होगा हमारे पूरे सिस्टम्स देखे जाएँगे, हमारे हमारे रीज़न्स देखे जाएँगे कि हमने क्यों इनको रोका है। वहीं पर ये देखेंगे कि भाई राम तीरथ क्षेत्र के लिए तो आपने खोल दिया। अगर कोई वेरिएशन हुआ हमारे रेगुलेशंस में या ओवरलुकिंग हुई राम तीरथ के लिए जो अयोध्या में जो बन रहा है, तो वो बोलेंगे भाई आप तो ठीक नहीं कर रहे हैं, आप इम्पार्शियल हैं। तो खाली एनजीओ नहीं है, एनजीओ से लगते हुए और जो मुद्दे निकलेंगे बाहर आकर के उनको ये उठाएँगे। ये एक बहुत सिंपल ओवर आई मीन सिंपल इसको मत देखिए खाली एनजीओ को एनजीओ एक
पहली कड़ी है इस पूरे मुहिम की एंटी नेशनलिज्म को, मतलब जो हमारे जो फोर्सेस हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। जो हमारे जो लोग क्यों तड़प रहे हैं? उनके पास मुद्दा तो मिल नहीं रहा है। अब मुद्दा तो निकालना पड़ेगा ना कहीं से। तो मुद्दा निकालने के लिए सो कॉल्ड जो हमारी लिबरल जो गैंग है, इंटरनेशनल एजेंसी और इंटरनेशनल डीप स्टेट जो सोरोस ने तो बोल रखा है कि मैं इंडिया को खत्म करके रखूँगा। उसका तो ओपन वो है कि भाई मैं इंडिया के खिलाफ रहूँगा, कि उसके हिसाब से इंडिया इज़ नॉट अ ओपन सोसाइटी। वो सोचता हाँ, है कि ओपन इंडिया जो सोसाइटी है पाकिस्तान है। सर सर थोड़ा-सा ना उनको ट्यूशन देने की ज़रूरत है। अरफ़ा खानम या राना अयूब को हमें भेजना चाहिए स्पेशली, जो उनको बताएँ हाँ, कि देखिए सीरिया और डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, अफ़गानिस्तान में बिल सबसे अच्छी डेमोक्रेसी है, बिल्कुल। लेबनान में कितनी अच्छी डेमोक्रेसी है, गाज़ा में कितनी अच्छी डेमोक्रेसी है। थोड़ा-सा वो सर उनके अपडेट अपडेट करते रहना चाहिए ना उन्हें बीच-बीच में। हाँ जी, देखिए ये जो दुनिया है, मतलब की दुनिया है, इस समय भारत फ़ोकस में आया हुआ है। भारत ने हर हर लेवल पर, चाहे वो गाज़ा की लड़ाई हो, गाज़ा की लड़ाई में भी भारत ने क्या बोलते हैं, जीत हासिल की है। सबसे पहले हमने हमास को कंडेम किया कि हमास ने जो कुछ भी किया ये आतंकवाद है, और आतंकवाद के खिलाफ भारत जो है हमेशा लड़ता रहेगा, लड़ता रहा है, लड़ता रहेगा, और आगे आते आने वाले समय में भी इसी तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। फिर उसके बाद जहाँ पे मानव त्रासदी की बात आई, तो भारत ने बोला हम एड देंगे, अ, फ़लस्तीन को भी देंगे और इज़राइल को भी देंगे, और उस रीजन में जो भी मानव है, मानव जाति है, जिसको तकलीफ हो रही है हम उसको एड देंगे, चाहे मेडिसिन हो, चाहे राशन हो, चाहे पानी हो। तो एक तरह से भारत जो अपना नैरेटिव बना रहा है वो वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर की नैरेटिव बना रहा है, और इसका किसी के पास जवाब नहीं है। तब ये फालतू की बातें जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और क्या न क्या, मतलब उल्टा-सीधा ये लोग को लाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रूडो ट्रूडो को तो भारत भारत अगर ये हो गया ना, ये जो एफएटीएफ असेसमेंट कनाडा का, तो इतने एविडेंस है भारत के पास, आज से नहीं, कनिष्का बॉम्बिंग से लेके आज तक इन्होंने जितनी ढिलाइयाँ बरती हैं, कनाडा को तो जगह नहीं मिलेगी, ब्लैक लिस्ट में आना पड़ेगा उसको, अगर जिस तरह से उसने ओवरलुक किया है इन लोगों को। कौन-सी बेसिस पर उसने कनिष्का बॉम्बिंग वालों को छोड़ रखा है? जबकि उसमें उसी के खुद के नागरिक मारे गए हैं। 29 नागरिक तो कैनेडियंस थे, जापानीज़ थे। कौन-सा देश बोलेगा कि ये गलत काम नहीं किया इन लोगों ने? बस आँख मूंद के पट्टी बाँध दी कि अमेरिका बिग डैडी है, वो उसका नेबर है, उसको सपोर्ट करता है, इसलिए वो उछल-कूद मचा रहा है। तो मेरा मेरा यही मानना है कि ये जो इसको उतना उतना लाइटली नहीं लेना है। ये जी। एक बड़े गेम की शुरुआत है, पहला कदम है बड़े गेम का। इसके पहले छोटे-छोटे कदम लिए जा चुके हैं, जिनको कि ये सडनली एक्टिवेट करेंगे, और फिर आप लोगों को लगेगा कि अरे! ये क्या हो गया दुनिया में? ये तो चारों तरफ एंटी इंडिया वो चल रहा है, मुहिम चल रही है। इस तरह की बातें होंगी अभी, आप देखते जाइए आने वाले वक़्त में क्या होता है। जी सर, जी सर। और सबकी निगाहें इस वक़्त 2024 के इलेक्शन, तो सर 2024 के इलेक्शन सिर्फ भारत में ही नहीं है, साउथ अफ्रीका में है, रशिया में है, यूएस में है, पाकिस्तान सब में जगह, है। सब बहुत जगह। मतलब आई थिंक हाँ, कम से कम 20 से 22 कंट्रीज़ विदिन 24, इनफैक्ट यूके में भी टुवर्ड्स द ईयर एंड है। तो बहुत सारी करेक्ट, कंट्रीज़ में इलेक्शंस होंगे पैरेलली, और 2024 आई थिंक विल बी मेक एंड ब्रेक फॉर द एंटायर वर्ल्ड, क्योंकि वहीं से कोर्स या तो जैसा चल बदले रहा है वैसे चलता रहेगा, या फिर एकदम से जो बोलते हैं ना एक बदले यू टर्न बदलेगा। लेगा, यू सर टर्न यू लेगा। टर्न, एक वो ना शार्प टर्न जिसको बोलूँगी मैं, शार्प टर्न डेफिनिटली। मैं तो बोलता जी, हूँ यू टर्न लेगा। देखिए कैसे नैरेटिव बनाया जा रहा है। ये एफएटीएफ हो गया, नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान में बुलाया गया। नवाज़ शरीफ की पहली स्पीच सुनिए। हमें भारत के साथ, भारत बोला नहीं उसने, हमें अपने नेबरहुड के साथ, अपने अपने नेबर्स के साथ अच्छी रिलेशंस बनानी चाहिए। पाकिस्तान उनका साथ देगा। आपस में क्या भारत, सॉरी, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश कॉरिडोर बनना चाहिए। इस तरह की बातें कर रहा है वो। क्यों कर रहा है? दूर की सोच रहा है वो। वो सोच रहा है कि भाई मैं तो पाकिस्तान का लीडर हो करके बात कर रहा हूँ रीजन की,
सुख शांति के लिए, पीस एंड डेवलपमेंट के लिए। भारत है जो कि हमारे से बात नहीं करना चाहता है, भारत है जो कि क्या बोलते हैं बार-बार टेररिज्म का, तो भारत को कहीं न कहीं एफएटीएफ, नवाज़ शरीफ, ट्रूडो, ये अमेरिका का अंडरहैंड सपोर्ट, जॉर्ज सोरोस का जो उनकी मीडिया गैंग है, उनको एक साथ मिला करके इन सब चीज़ों पर लिखना, चाहे वो वायर हो, चाहे क्विंट हो या मिंट हो, ये सारी जो क्या बोलते हैं एजेंसीज़ होती हैं, ये लोग सब मिल कर के आपको देखिए अमेरिका में खुद 52 पीपल आई थिंक आर ऑन द पेरोल ऑफ जॉर्ज सोरोस। उनको 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 सबको एक्टिवेट किया जाएगा भारत के खिलाफ, जहाँ-जहाँ पर भी उनको खतरा है कि ऐसी गवर्नमेंट उनके लिए ठीक नहीं है, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो क्या बोलते हैं और कौन पाकिस्तान हो। पाकिस्तान में तो ख़ैर उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुल्ला मुल्ला मुनीर साहब जो हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं, जो चाहिए उनको पहुँचाएँगे। उन्होंने बता भी दिया है कि भाई आ गए हैं नवाज़ शरीफ साहब, ये मुखौटा रहेंगे हमारे, पीछे से रूल हम करेंगे। इस बार मुनीर साहब सॉरी मुखौटा साहब को बोल भी दिया गया है, नवाज़ शरीफ को कि ज़्यादा टूट-पड़ मत करिएगा और भारत को धोखा हमेशा ऐसे लोगों से मिला है, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो हों या फिर चाहे वो नवाज़ शरीफ हों। नवाज़ शरीफ के टाइम पे बस यात्रा हुई और हमारे ऊपर कारगिल कारगिल का जो प्लान बना रहा था, मैं कैसे मान लूँ कि एक प्रधानमंत्री को ये नहीं पता है कि वहाँ पर कारगिल की प्लानिंग चल रही है और प्रधानमंत्री साहब को पता ही नहीं है। किस तरह के प्रधानमंत्री तुम यू माइट एज़ वेल आप कुएँ में जाके मर जाओ यार, अगर ऐसे प्रधानमंत्री हो तुम। सर वो इतनी तो अगर जल्दी नहीं तुम मरेंगे, सर मोटी चमड़ी है, क्या कह रहे हैं सर? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ऐसे प्रधानमंत्री हो जो स्टेटमेंट दे दोगे, यार मुझे पता नहीं था कि परवेज़ मुशर्रफ जाकर के चाइना में बैठ कर के प्लानिंग कर रहा है कारगिल लड़ाई की। तो सर वो कहते हैं ना ये अब मे बी दिस इज माय स्टेटमेंट, दिस इज कमिंग फ्रॉम मी, जो मैं कह रही हूँ, देयर इज नथिंग कॉल्ड गुड तालिबान एंड बैड तालिबान, देयर इज नथिंग कॉल्ड गुड टेररिस्ट एंड बैड टेररिस्ट, दे आर ऑल वन द सेम, एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड गुड इस्लाम एंड बैड इस्लाम, दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। जी। तो देखिए ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ। इन सब चीज़ों में हमको पाकिस्तान, चाइना इनको तो फूँक-फूँक के भी नहीं, इनको दूर-दूर से काम करना चाहिए इनके साथ। दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी एट ऑल। मैं नहीं मानता हूँ अमन की यात्रा में। मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं है। अमन की यात्रा पता है कब शुरू हुई थी? 30 साल पहले अमन की यात्रा बोल रहे थे। 30 साल में पता नहीं कितने हमारे लोग मारे मारे गए हैं इन भेड़ियों की वजह से। तो भेड़ियों को फिर शेर की ज़रूरत होती है, कबूतर की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस समय हमको शेर बन के ही रहना है, कबूतर की तरह नहीं पीस वाला जो लीफ नहीं दिखानी है पाक कितना भी नवाज़ शरीफ बोल ले, नाक इसको तो रगड़ ले खुद फिर। इसको खुद पता नहीं कि कल ये प्राइम प्राइम मिनिस्टर रहेगा नहीं रहेगा, तो ये क्या क्या वादे कर रहा है यार ये? कल मन करेगा मुल्ला मुनीर को कि भैया तुम चलो, थैंक यू। उसके सारे अब चार्ज उठा दिए गए। कोर्ट ने सारे चार्ज उसके माफ़ कर दिए हैं। अरे ये किस बेसिस पे यार? पहले वही चार्ज लागू थे, अब वही चार्ज उठा दिए तुमने। क्योंकि आर्मी ने बोला कि भाई अब इनके अगेंस्ट चार्ज हटा दो ताकि ये इलेक्शन लड़ सकें। इलेक्शन लड़ेंगे उसमें हम इनको जिता देंगे। तमंचे पे तो डिस्को सर, वहाँ पे तमंचे पे तो डिस्को होता है। आर्मी के पास समझ तमंचा है और जुडिशरी तो फिर उनके आगे नाचती है। समथिंग लाइक दैट ओनली हैपेंस। कुछ जी। कुछ उम्मीद बंधी थी पाकिस्तान की जुडिशरी से बट मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की जुडिशरी में वो रीढ़ की हड्डी है कि वो खड़ी हो सके। वो खड़ी भी होंगे तो उनको उनको हर रास्ते से निकाल दिया जाएगा। हालाँकि ये करंट जो चीफ जस्टिस हैं वो थोड़ा-सा ईसा नाम है, फैज़ या ईसा ना कुछ ईसा नाम है उनका। तो वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हैं बट अकेले कितना करेंगे? अकेले कितना करेंगे? पॉलिसी बोल ही सकते हैं ना वो। बनाने वाले तो बैठे हैं ना अपना हथियार-वथियार लेकर के। और दूसरी चीज़ हमें जो पाकिस्तान से ख़्याल रखनी है, वो ये है कि पाकिस्तान के सारे कोर कमांडर्स अब बदल चुके हैं। तो वो जो कमर बाजवा वाले जो कोर कमांडर्स थे, उनका पीरियड खत्म हो गया, नए कोर कमांडर्स आ गए हैं और ये सारे के सारे जो हैं, मुल्ला मुनीर के चुने हुए लोग हैं। और पाकिस्तान में गवर्नमेंट या एक्सटर्नल, इंटरनल सिक्योरिटी ये कोर कमांडर चलाते हैं। आपको याद होगा लाहौर के कोर कमांडर को निकाला था क्यों? क्योंकि वो कमज़ोर पाया गया।
तो ये जो कोर कमांडर्स हैं, ये लोग पूरे पाकिस्तान को रन करते हैं, चाहे ईस्टर्न बॉर्डर हो, चाहे वेस्टर्न बॉर्डर हो। वेस्ट में अब तो 12 कोर है, इसी तरह से वहाँ पे जितने भी कमांडर्स हैं, ये अब मुल्ला मुनीर के चमचे आ गए हैं, ठीक है? तो अब मुल्ला मुनीर का पूरा पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा हो गया है, उसकी हर हर जो चीज़ें हैं, उनको उसने कंट्रोल कर लिया है। गिलगित-बाल्टिस्तान का जो रिवोल्ट हुआ था, उसको भी उसने काबू कर लिया है। पीओजेके का भी रिवोल्ट उसने काबू कर लिया है। तो इस समय मुल्ला मुनीर पिछले सारे ज़ियाउल हक के बाद अगर मैं आपको बोलूँ, तो ज़ियाउल हक के बाद जो नेक्स्ट डेंजरस क्या बोलते हैं अगर चीफ़ पाकिस्तान आर्मी का चीफ़ है, तो वो मुल्ला मुनीर है। और हमें बहुत ही केयरफुल रहना है। जो आपने बोला था कुछ डिप्लॉयमेंट वगैरह की बात करी थी आपने, एक एडिशनल डिप्लॉयमेंट वगैरह की बात की थी। हालाँकि वो एक ट्रेनिंग रिलेटेड डिप्लॉयमेंट होती है, हर साल अक्टूबर-नवंबर में इस तरह की डिप्लॉयमेंट की जाती है। लेकिन कब मिलिट्री एक्सरसाइज़ को एक्चुअल एक्सरसाइज़ बना दें, क्या भरोसा? तो वो उन सब चीज़ों से हमको ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आज की जो एफएटीएफ की कहानी है, इस समय शुरुआत के लिए ठीक है, आगे-आगे देखते हैं कि ये करते क्या हैं भारत में, अगले अगले महीने आने वाले हैं। 20-25 दिन रुकेंगे यहाँ पर ये इंसिडेंट। वाओ! मतलब ब डीप स्टेट की बड़ी गेम का ये पहला स्टेप है, अगर मैं इन शॉर्ट डी कहूँ, डीप मैं बोलूँगा वेस्ट वेस्ट एंड डीप स्टेट इंक्लूडिंग चाइना इंक्लूडिंग चाइना। और पाकिस्तान तो चाइना के पूँछ में रहता ही है तो और नवाज़ शरीफ उसी का एक मोहरा है। राइट। जाने से नवा पहले सभी व्यूअर से एक रिक्वेस्ट है, आगे आने वाले कुछ महीने भारत के लिए बहुत क्रिटिकल है। प्लीज़ सोच कर, समझ कर आप क्या लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप क्या बात कर रहे हैं, बहुत सारे इसमें मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई जाएँगी, नैरेटिव्स क्रिएट किए जाएँगे, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। प्लीज़ बी एक्स्ट्रा केयरफुल क्योंकि ये जो मई 2024 जब तक ये इलेक्शंस नहीं हो जाते हैं, तब तक यहाँ पर मैंने जैसे पहले भी अपने कई शोज़ में कहा है, भारत में महाभारत होने की पूरी-पूरी कोशिश की जा रही है। जी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग जाने से पहले जी, जी सर। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।